अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया था और रियासत को बराह रास्त मरकजी हुकूमत के मातहत कर दिया था, जिसके बाद भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को उम्मीद थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर देगी और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल हो जाएगी। मगर आज 4 साल बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया है, जिसका मतलब यही है कि भारत ने कम से कम अपनी तरफ से कश्मीर के तनाज़े का चैप्टर क्लोज कर दिया है। जिसके बाद अब सवालात ये उठ रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर दूसरे फरीक यानी पाकिस्तान के पास तकरीरों, दावों और जल्द से जुलूसों के अलावा क्या कोई हकीकत पसंदाना ऑप्शंस बचे हैं। अहम बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय हुकूमत ने कश्मीर से मुतालिक भारतीय आइन में मौजूद शिक 370 का खात्मा कर दिया था और इस शिक के मुताबिक भारत में कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी और इसी शिक में भारत के कश्मीर के साथ ताल्लुकात से मुतालिक खदोखाल तय किए गए थे। कश्मीर को मिलने वाली खुसूसी हैसियतों में सबसे अहम ये हैसियत शामिल थी कि दिफा, खारजा मामलात और मवासलात के अलावा कश्मीर के पास तमाम मामलात पर कानून साजी करने का अपना इख्तियार था और भारत को अगर दीगर मामलात पर कानून साजी करने की ज़रूरत हो तो वो रियासत की असेंबली की इजाज़त लेने का पाबंद था। साथ ही आर्टिकल 370 से जुड़े एक और आर्टिकल यानी आर्टिकल 35A का खात्मा भी कर दिया गया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की हदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था और ना ही सरकारी नौकरी हासिल कर सकता था। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से मुतालिक भारतीय हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा है। आर्टिकल 370 रियासत में जंगी सूरत हाल की वजह से एक उबूरी अरेंजमेंट था और इसे पढ़ने से भी यह वाज़ेह होता है कि ये एक उबूरी शिक है जो मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त नहीं है। भारतीय चीफ जस्टिस के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के पास हिंदुस्तान से इल्हाक के बाद कोई खुद मुख्तारी मौजूद नहीं थी। साथ ही भारतीय जजेस ने आर्टिकल 370 को गैर मुतनासिब वफाकियत करार दिया और कहा कि हिंदुस्तानी आइन का जम्मू कश्मीर पर मुकम्मल इतलाक होना चाहिए। भारतीय चीफ जस्टिस के मुताबिक हुकूमत ने वादा किया था कि वो कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उन्हें ऐसा करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वहाँ 30 सितंबर तक इंतखाबात कराए। यानी भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद थी कि वो जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कर सकती है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर सकती है, वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर मोहर लगा दी है। लेकिन पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भारतीय फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस हवाले से हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों से होगा। पाकिस्तान rejects the Indian Supreme Court's verdict on Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The final disposition of Jammu and Kashmir is to be made in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and in accordance with the aspirations of the Kashmiri people. मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद करने से क्या होगा, क्योंकि भारत के अंदर ये मामला सेटल हो गया है और ना ही इस वक्त भारत में किसी और जमात की हुकूमत आने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं जो बीजेपी के नज़रिए से हटकर कोई फैसला साजी कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब भी बहुत मकबूल हैं और 2024 के इंतखाबात में भी एक बार फिर हुकूमत बनाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। गुज़िश्ता हफ्ते में भारत की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने 3 रियासतों में इंतखाबी कामयाबी हासिल की है और उन 3 में से 2 रियासतें यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत होने के बावजूद उन्हें बीजेपी से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अब ये पेशगोइयां की जा रही हैं कि 2024 के इंतखाबात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी और मजीद 5 साल तक अपने नज़रियात के तहत भारत को चलाएगी। लेकिन अगर बीजेपी के अलावा भी भारत में कोई हुकूमत बनाता है तो वो क्यों और कैसे भारत के लिए इस हसास मामले को छेड़कर अपनी मकबूलियत में कमी करेगा, एक ऐसे मामले को जिस पर भारतीय हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों अपनी मोहर लगा चुके हैं। और जब भारत खुद इस पर नज़रसानी नहीं करेगा तो पाकिस्तान के पास इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं। अगर जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन नज़र आते हैं जिन्हें पाकिस्तान पहले इस्तेमाल भी कर चुका है और 75 सालों से इस्तेमाल करता आया है। पहला ऑप्शन, जो कि असल में ऑप्शन ही नहीं है, वो जंग का है। दूसरा ऑप्शन सिफारतकारी है। तीसरा ऑप्शन अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए हल निकालने की कोशिश है। जहां तक जंग का ताल्लुक है तो पाकिस्तान कश्मीर से मुताल्लिक भारत से 3 जंगें लड़ चुका है। पाकिस्तान ने आज़ाद होते ही कश्मीर के मामले पर पहली जंग लड़ी, जिसका इख्तिताम
अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद 1949 में हुआ, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर के मामले पर जंग लड़ी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर 1999 में एक बार फिर कश्मीर के लिए कारगिल पर जंग लड़ी गई, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका, बल्कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर इसका बेपनाह नुकसान हुआ। यानी पाकिस्तान और भारत ने 3 जंगें लड़कर देख ली हैं, हज़ारों फौजी और शहरी इन जंगों में मारे गए हैं। मुआशी तौर पर पाकिस्तान मजीद कमज़ोर हुआ है, लेकिन कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ है। और जहां तक सिफारती सतह पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने का मामला है, तो पिछले 75 सालों से कश्मीर का मामला पाकिस्तान की सिफारतकारी का मरकजी हिस्सा रहा है। पाकिस्तान में फौजी क़यादतें आईं, सियासी क़यादतें आईं, उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की, मुल्क के अंदर और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर का मुकदमा उठाया गया, लॉबिंग की गई, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी मुल्क भारत को कश्मीर आज़ाद कराने के लिए मजबूर नहीं कर सका। सिर्फ यही नहीं, 2019 में जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर मुतहर्रिक सिफारतकारी का आगाज़ कर दिया। भारतीय फैसले के खिलाफ आलमी सतह पर मामला उठाए गए। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि वो हर जुमे को कश्मीर की खुद मुख्तारी के लिए आधा घंटा मुख्तस करेंगे, जहां सरकारी दफातर काम रोक देंगे और बाहर निकल कर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करेंगे। मगर सिर्फ एक दिन कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के बाद ये मामला ख़त्म कर दिया गया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान दूसरे हफ्ते में कश्मीर के लिए आधा घंटा मुख्तस नहीं कर सके, लेकिन अगर रोज़ भी पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए बाहर निकल भी जाते तो क्या भारत पर कोई फ़र्क पड़ता? इस सवाल का जवाब भी नफ़ी में है। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहादी ममालिक ने भारत पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही उसके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए गए, बल्कि उनकी भारत के साथ सरमायाकारी और तिजारत में मज़ीद इजाफा होता चला गया। भारत की 6 अरब ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के साथ 2 तरफ़ा तिजारत जो 2020 में 87 अरब डॉलर्स थी, वो 2021 में बढ़कर 155 अरब डॉलर्स हो गई। और इसमें सबसे बढ़कर किरदार भारत की मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए तिजारत का था, जबकि तिजारत 2023 में मजीद बढ़कर 240 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। अंदाज़ा लगाइए कि ये 240 अरब डॉलर्स पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 10 गुना हैं, पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 80% हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी अरब की भारत के साथ बाहिमी तिजारत 2023 में रिकॉर्ड 53 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक की भारत से तिजारत में इजाफा होता जा रहा है। और वो ना सिर्फ भारत के साथ तिजारत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जम्मू और कश्मीर का इलाका जो मुतनाज़ है, वहाँ सरमायाकारी भी कर रहे हैं। रवां साल नवंबर में भारतीय मैगजीन बिजनेस टुडे में यह खबर शाया हुई कि मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने पर गौर कर रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में दुबई के इमार ग्रुप ने 60 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसमें श्रीनगर में शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल टावर्स की तामीर शामिल है। यानी पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक ने वाज़ेह कर दिया है कि उनके भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं और वो कश्मीर के मामले पर अपने मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। इसके अलावा चीन, जो पाकिस्तान का इत्तेहादी मुल्क है और वह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद तो करता है, बयानात भी देता है, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की मजम्मत भी करता रहा है, लेकिन वो भारत पर कश्मीर से मुतालिक दबाव डालने में नाकाम ही रहा है और उसने भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं की है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद मार्च 2021 से 2022 तक भारत की चीन के साथ तिजारत में 34% इजाफा हुआ और दोनों ममालिक की तिजारत 115 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक की भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात में कमी आने के बजाय इजाफा हुआ है। यानी सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को कायल नहीं कर सका कि वो भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात ही मुनक़ता कर दें या उसे तनहा कर दें, ताकि वो अपने फैसले पर नज़रसानी के लिए मजबूर हो। लेकिन पाकिस्तान ने अपने तिजारती ताल्लुकात भारत के साथ ज़रूर मुनक़ता कर दिए थे, मगर उससे भी भारत दबाव में नहीं आया और ना ही उसे आना था और ना ही किसी दोस्त मुल्क ने, दुनिया के किसी भी दोस्त मुल्क ने एक दोस्त मुल्क के लिए ऐसा करना था जिसकी पाकिस्तान तवक्को भी करता। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कश्मीर का मामला उठाने के लिए सिर्फ एक फ़ोरम बचता है और वह अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम है, जिसकी ताकत गज़ा पर इसराइली बमबारी के दौरान एक बार फिर आया हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबों को इसराइल ने जूते की नोक पर रखा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से कुछ नहीं कर सकी, अपनी करारदादों पर अमल दरामद तक नहीं करवा सकी। और कश्मीर के मामले पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें तो मंजूर हुई, लेकिन इसका हकीकी तौर पर कोई असर नहीं पड़ा। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर में रायशुमारी की करारदाद पास की थी। बाद में इस हवाले से मज़ीद करारदादें मंजूर हुई, लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो सका। और पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के कई वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करने गए और सब ने ही वहाँ कश्मीर का मामला उठाया, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इसका कश्मीर की हैसियत और कश्मीर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा,
क्योंकि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के पास क्या हकीकत पसंदाना हल मौजूद है? क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करके वही पुरानी तकरीरें दोहराकर वही तरीक़ाकार इख्तियार करके ये मामला हल हो सकता है, या पाकिस्तान को इस हवाले से खुद को रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है और अपने अवाम को भी सच बताने की ज़रूरत है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपने तमाम मामला बहुत करीब से देखे हैं, आपका पूरा करियर है। ये जितनी भी हमने चीज़ें बताई हैं, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम्स पर कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ये रियलिटी चेक है कि अब भी हम मुस्तरद कर दें, फैसला कुछ भी कर दें? भारत ने अपनी तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया और हम कर कुछ नहीं सकते? देखिए, भारत ने बेशक क्लोज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये क्लोज नहीं हो सकता। देखिए, ये सदियों के नाते हैं कश्मीरियों के और पाकिस्तान, खसूसन शुमाली पंजाब के लोगों के। उनकी मंडियां इधर हैं, उनके पानी इधर बहते हैं, तो ये 70-75 सालों की वजह से ये ख़त्म नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान तो ये मेरे ख्याल में जो असूली मौका पाकिस्तान ने लिया है उससे तो उसको हटना भी नहीं चाहिए, और वो कोशिश भी। और जिस तरह आपने खुद अपने इब्तदाई में कहा कि जंगें भी लड़ी हमने और दो तरफा बुनियादों पर हल करने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे वो ये थे कि इसको मुकम्मल तौर पर जम कर लिया जाए। अब पाकिस्तान तो अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है, बावजूद इसके कि कश्मीर के अंदर से भी बहुत हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी ग्रुप भी थे, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है और कुछ और ग्रुप हैं जो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ताहम पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आवाज़ तो उठाते रहना चाहिए, लेकिन हकीकत पसंदी से भी काम लेना चाहिए। वो क्या है हकीकत पसंदी? मिसाल के तौर पर कई सॉल्यूशंस ऑफर हुए, जिस तरह 2007 में 4 पॉइंट फार्मूला एक आया था, जो एक लिहाज से एक किस्म का स्टेटस को था, लेकिन सॉफ्ट बॉर्डर उसको बनाना था, उसको कश्मीरियों की भी एक किस्म की पजीराई हासिल थी। इसी तरीके से अभी भी कई मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए जाते हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अपने पास जो कश्मीर के हिस्से हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इनको मुकम्मल हक खुद इरादियत दिया जाए। खुसूसन GB को तो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर सूबा बना लेना चाहिए, चाहे वो प्रोविजनल ही क्यों ना हो। तो और तीसरी बात यह है कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो दाखिली कमजोरियां हैं, हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम है, हमारी इक्तसाद जितनी बिगड़ी हुई है, इसके बाद हमारी रेलेवेंस अपने दोस्तों के पास भी बड़ी कम हो गई है। जबकि कंट्रास्ट बन रहा है हिंदुस्तान के साथ, उसका प्रोफाइल ऊंचा होता जा रहा है। तो इसलिए सारे उनकी हिंदुस्तान की जो ज्यादतियां भी हैं उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उसके साथ डील करना है। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन हकीकत पसंदाना अंदाज में हमें उसके जो हल हैं वो तलाश करने चाहिए। और एजाज साहब, जितना जो अब हालात हैं जो हमने सामने भी रखे हैं कि दोस्त ममालिक की तिजारत, भारत इकनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दुनिया के लिए। इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो कनाडा में वाक़या हुआ, उसके बाद जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने नाम लिया तो भारत ने और स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि जी हम आपसे सफ़ीर वापस भेजते हैं, सिफारती ताल्लुकात नहीं चाहते, और भारत अपनी पोजीशन पर कायम रहा है। फिर अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। आपको लगता है कि एक जो इकनॉमिक पावर है भारत का, उसके बाद हम आवाज़ उठाते भी रहे हैं, कुछ कहते भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि यही एक बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त मगरिब की दुनिया को उभरते हुए चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की एक किस्म के हमायत और मदद दरकार है। इसी वजह से बावजूद इसके कि हिंदुस्तान अमेरिका का इस वक्त बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन जब वो रूस के साथ ताल्लुकात रखता है या चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात रखता है तो अमेरिका उसको कुछ भी नहीं कहता, जस्ट इग्नोर कर देता है, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी एक कुव्वत बन रही है। खुसूसन इंडियन ओशन में, जब आपने एक मैरीटाइम स्ट्रेटेजिस्ट थे मैन, उनका सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी का जो मुकद्दर है वो इंडियन ओशन में बनेगा और वो बनाएगी कौम जो उसको डोमिनेट करेगी। तो हिंदुस्तान की भी इस वक्त बहुत ज्यादा मैरीटाइम डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्टिनेंटल डोमेन से। इसी तरह अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, UK भी, ये सब वहां पे आ रहे हैं। तो ये
इस वक्त एक किस्म के नेचुरल एलाइज या पार्टनर्स बने हुए हैं। तो वो कुछ भी हिंदुस्तान इस वक्त करे, कोई भी ज्यादती करे, उसको वो इग्नोर करते हैं। बट मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान भी इररेलेवेंट नहीं है। पाकिस्तान देखिए, हिंदुस्तान कैन गेट टू बिग फॉर इट्स बूट्स। इसीलिए अमेरिका को ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है इस इलाके में उसकी अपनी एक मकाम है, और आपने देखा कि अमेरिकी सफीर भी बहुत एक्टिव रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी हैसियत और अपनी रेलेवेंस से मुतालिक कोई शकूक नहीं है, कोई गुमान नहीं है। जहाँ पे हमारी कमी है वो हम सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो पा रहे और हमारी इक्तिसाद नहीं उठ रही। तो ऐसे में तो दोस्त दुश्मन सब साथ छोड़ जाते हैं। हमें सबसे ज्यादा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो एक बार हमें कहा गया कि अगर आप इक्तिसादी लिहाज से मजबूत होते तो ये कश्मीर पके फल की तरह आपकी झोली में आन गिरता। तो हकीकत तो यही है दुनिया में कि जब कोई आप मजबूत होंगे तो आपके सारे दोस्त भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और जब नहीं होंगे तो आपके लिए जो है मुश्किलात और चैलेंजेस बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म होने की उम्मीद पैदा हुई है। क्या मामला हुआ है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में इलेक्शन होने में 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और इस दौरान सियासतदानों को हमेशा हमेशा के लिए अमली सियासत से बाहर करने का मामला एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तरफ से ताहयात नाअहली के खिलाफ अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, जो बाद में अगर फैसला बन जाती हैं तो नून लीग के कायद नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की अमली सियासत में दोबारा वापसी की सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सियासी रहनुमा 2018 के इलेक्शन से पहले आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो गए थे, लेकिन आइन की इस शिक में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया था, जिस पर अप्रैल 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और फैसले को जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया और मुत्तफिका तौर पर करार दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो भी नाअहल होगा वो ताहयात नाअहल तसव्वुर होगा। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए पार्लिमानी सियासत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे, मगर फिर रवां साल जून में PDM की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके यह कानून बना दिया कि नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में इलेक्शन एक्ट में इस तरमीम ने एक कानूनी बहस को जन्म दे दिया। यानी सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल तसव्वुर होगा या इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए नोटिस ले लिया है और लार्जर बेंच बनाने के लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी के पास ये मामला भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि झूठे बयान अल्फी पर कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले को नाअहली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सजा सख्त है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि कत्ल के जुर्म में भी नाअहली 5 साल ही की होगी। जैसे अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक क्या कोई नया कानून भी आ चुका है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर खत्म कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर खत्म हो गया है। इंतखाबात सर पर हैं। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें इस मकमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट का इतलाक मौजूदा इंतखाबात पर होगा। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 की शमूलियत के बाद ताहयात नाअहली से मुताल्लिक तमाम फैसले गैर मौसर हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आर्टिकल 63(1)(g) में पाकिस्तान की तबाही करने वाली की नाअहली भी 5 साल है। आर्टिकल 63(1)(h) में अखलाकी जराइम पर नाअहली 3 साल है। शादी के वक्त जिन शराइत पर रिश्ता देते हैं वो पूरी ना हो तो शादी खत्म तो नहीं हो जाती। ये मिसाल सिर्फ समझाने की गर्ज से दी है। सादिक और अमीन तो हम सिर्फ एक ही शख्सियत को कहते हैं, बाकी कोई इस दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। हर शख्स हर वक्त सच तो नहीं बोलता। आइन की ज़बान को देखना होता है। हर चीज़ आइन में वाज़े दर्ज नहीं होती है। जो आइन में वाज़े नहीं है उसकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने नाअहली की मुद्दत का मामला ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊँट किसी करवट तो बैठना है।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरी जानिब कानून है। रिटर्निंग अफसर किस पर इन्हिसार करेगा? इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत की राय क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वफाक की ये राय है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में लिखवाया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले से बाला होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की तशरीह कर चुकी है, जबकि वकला के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 को चैलेंज नहीं किया गया। आइंदा इंतखाबात में इस मामले से रिटर्निंग अफसरान को कन्फ्यूजन होगी। रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। यह मखमसा जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। यह भी खदशा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें गैर जरूरी मुकदमेबाजी में फंस जाएंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक यह आईनी तशरीह का मामला है और लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर होना चाहिए। नाअहली से मुतालिक यह मामला बेंच की तश्कील के लिए जजेस की कमेटी को भिजवाया जाता है। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को मावनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया जाता है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब यह कहा कि मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है तो जस्टिस अजहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आपने ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में मजीद लिखवाया कि मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई भी इंतखाबात में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला जजेस की कमेटी को भिजवा दिया और साथ ही अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए और कहा कि केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी, यानी ये केस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। वाज़ेह रहे कि पनामा स्कैंडल के 3 केसेस में से एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की बरियत हो चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस इसलिए खत्म हो गया क्योंकि नैब खुद से ही नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपनी दरख्वास्त की पैरवी करने से पीछे हट गया और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली, जिसके बाद अब सिर्फ अल अजीजिया रेफरेंस रह गया है, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने पहली ही समाअत में दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और कल नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं। और अगर इस केस में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है तो उनके लिए 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला उनके रास्ते में रुकावट बन सकता है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक आज जो नोटिस लिया है वो बहुत अहम हो गया है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ आज तोशाखाना केस और गैर शरई निकाह केस में आम समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस काबिल समाअत करार देते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और अगर फैसला इमरान खान के हक में आता है तो उनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जहां आज की समाअत में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका सिविल जज की अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत में 2 गवाह पेश हुए, एक ने वक़ुआ आंखों से देखा और दूसरे को बताया। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि आप कानून देखें, कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कुरुंदा के साथ 2 गवाह होना ज़रूरी है। कानून के नज़दीक शराइत पूरी होना ज़रूरी है। आपको दलाइल के लिए वक्त चाहिए तो मैं वक्त दे देता हूँ। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील ने आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसले अदालत में पढ़े। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि कानून वाज़ेह है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। फैसले तब दरकार होते हैं जब कानून वाज़ेह नहीं होता। समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मेरे दलाइल सुन लें, मैं दलाइल देने को तैयार हूँ। घर में खातून मुलाजमा भी थी, वो भी ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती हैं। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि आप मजीद कानूनी पहलुओं को देख लें, फिर दलाइल के लिए आ जाएं। अदालत ने समाअत में कुछ देर का वक्फा किया, जिसके बाद रिजवान अब्बासी ने केस काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने उनसे कहा कि आप कानून को देख लें, कानून 496B के हवाले से क्या कहता है। खावर मानिका का बयान आप देख लें, कुछ भी नहीं बयान में। कानून के मुताबिक शिकायत कुरुंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम है। 2 गवाहान खावर मानिका को मिलाकर तो बन गए ना। इस पर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि 496B को ट्रायल के स्टेज पर देख लेंगे। इस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि 496B का फैसला करें।
समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील ने इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी करने की सलाह की, जिस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि खावर मानिका को आधा शिकायत कुरुंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते ना। इस पर रिजवान अब्बासी ने कहा कि निकाह ख्वाह भी मौजूद है, चशमदीद गवाह भी मौजूद है और सुनने वाला भी मौजूद है। आज की समाअत में अदालत ने इस केस को काबिल समाअत करार देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और दफा 496 के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान अडियाला जेल में हैं, उनकी ई अटेंडेंस कराई जाए, जबकि बुशरा बीबी जाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ केस में हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान अंदरूनी तनाव एक दफा फिर सामने आ गया है और इस बार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और इस हवाले से जजेस कमेटी की सेक्रेटरी यानी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला असलम को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। खत के मुताबिक 7 दिसंबर को जुमेरात के दिन शाम 4 बजे जजेस कमेटी की एक मीटिंग चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई, जहां मैं भी कमेटी के मेंबर की हैसियत से मीटिंग में शरीक हुआ। मीटिंग का एजेंडा जो मुझे दोपहर को 2:30 बजे कई फ़ोन कॉल्स के बाद दिया गया था, उसमें पहला नुक्ता फहरिस्त में मौजूद केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करना था। दूसरा नुक्ता आईनी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक कमेटी के ऑर्डर के हवाले से था और तीसरा नुक्ता फौरी समाअत वाले मुकदमात की फिक्सेशन से मुताल्लिक पॉलिसी तैयार करना था। जस्टिस एजाजुल हसन के खत के मुताबिक मीटिंग में जब आइटम नंबर 1 डिस्कस हुआ तो इत्तफाक कर लिया गया कि क्योंकि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, तो इस केस की अपीलें सुनने के लिए 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। मैंने वाज़ेह और साफ अल्फाज में कहा कि पिक एंड चूज के किसी भी तासुर को ज़ाइल करने के लिए बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाए। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने इस पर इत्तफाक कर लिया, लेकिन यह भी कहा कि वो जजेस से पूछेंगे और अगर उनमें से कोई जज इस बेंच में नहीं बैठना चाहेगा तो अगले दस्तयाब जज को बेंच में शामिल कर लिया जाएगा। यही उसूल सीरियल नंबर 3 से लेकर सीरियल नंबर 6 तक के केसेस के लिए भी मान लिया गया, सिर्फ इस फर्क के साथ कि सीनियरिटी के हिसाब से एक 3 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और अगर कोई जज इस बेंच में नहीं बैठना चाहता तो अगले सीनियर जज को बेंच का हिस्सा बना दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन के खत के मुताबिक कमेटी में यह इत्तफाक हुआ कि दोनों बेंचेस के मुजव्विज़ा अराकीन से पूछने के बाद कमेटी के अराकीन को आगाह कर दिया जाएगा और फिर जुम्मे को पूरा दिन मैंने मज़कूरा दोनों बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक इतलात का इंतजार किया। यहाँ पर जस्टिस एजाजुल हसन ने जजेस कमेटी की सेक्रेटरी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए लिखा है कि आपको कम अज़ कम 3 फ़ोन कॉल्स की गई, मगर मेरे दफ्तर को बताया गया कि आपके नोट के साथ फाइल को चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। आपको आखिरी कॉल शाम को 6:30 बजे की गई, जिस पर आपके ऑफिस ने बताया कि आप छुट्टी करके जा चुकी हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने मज़ीद लिखा है कि ना ही जजेस कमेटी की 4थी मीटिंग के मिनट्स और ना ही 5वीं मीटिंग के मिनट्स मुझे हफ्ता और इतवार को भेजे गए। इन दोनों मीटिंग्स के मिनट्स ना मैंने देखे और ना ही उन पर दस्तखत किए, मगर फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। जजेस कमेटी के रुकन की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी और हक है कि मैं ये यकीनी बनाऊं कि मीटिंग के मिनट्स, मीटिंग में जो डिस्कस हुआ है उसकी दुरुस्त अक्कासी करें, यानी कमेटी के अराकीन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनमें इत्तफाक राय था या इख्तिलाफ राय था, आपकी जानिब से तैयार किए गए और अपलोड किए गए जजेस कमेटी की 5वीं मीटिंग के मिनट्स ऐसा करने में यकीनन नाकाम रहे हैं। इसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 का हवाला दिया है और फिर लिखा है कि मज़कूरा दोनों खुसूसी बेंचेस जजेस कमेटी ने तश्कील नहीं दिए हैं, दोनों को कमेटी के सामने मीटिंग में रखा ही नहीं गया। अगर इन बेंचेस को कमेटी के सामने रखा गया होता तो मैंने या तो इत्तफाक किया होता या फिर इख्तिलाफ किया होता या फिर अपनी राय ही ना दी होती, लेकिन आज की तारीख तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजीद ये कि जैसा कि मिलिट्री ट्रायल केस के हवाले से कमेटी में 7 रुकनी बेंच बनाने पर इत्तफाक हुआ था जो नहीं बनाया गया और इसके बजाय 6 रुकनी बेंच को नोटिफाई कर दिया गया है। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि सीनियर जजेस में से किसी जज ने इस बेंच में बैठने से मुआज़रत की हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने खत में मज़ीद लिखा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है उसमें सीनियरिटी के ऑर्डर के तहत जजेस शामिल नहीं हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के हर जज का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन उसूल और शफाफियत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और इज्जत को बरकरार रखने के लिए इन मामलात की समाअत के लिए सीनियरिटी के उसूल पर अमल करने पर इत्तफाक किया गया था। लिहाजा
मैंने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए ये नोट लिखा है। इस हकीकत के तनाजुर में है कि आपने मेरे दस्तखत लेना तो दूर की बात, मुझे दिखाए बगैर ही मीटिंग के मिनट्स अपलोड कर दिए। मैं तवक्को रखता हूँ कि ये नोट भी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अपने इस खत के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन ने 17 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखे गए इसी तर्ज के अपने खत को भी साथ लगाया है। साथ ही जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार को लिखे गए खत की कॉपीज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम जजेस को भी इरसाल कर दी हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान एक और तनाज़ा जन्म ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है हमने तकसीम देखी, जैसे बंदियाल के दौर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जजेस इग्नोर होते थे, जिसमें जैसे काजी फाइज ईसा शामिल थे, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब शामिल थे। अब एक 3 रुकनी कमेटी का कॉन्सेप्ट आता है, खुद बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात की तकसीम को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे काजी फाइज ईसा वो 3 रुकनी कमेटी में जाता है और उम्मीद थी कि इख्तिलाफ राय नहीं होगा, इख्तिलाफ राय होगा, इख्तिलाफ नहीं होगा, मगर तो फिर लग रहा है कि इख्तिलाफात हैं। क्या हो रहा है, क्या अंदर की खबर है? जी बिल्कुल, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुसलसल जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आने के हवाले से और फिर उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने मुसलसल जो है ख़त लिखे कि 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उसमें आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जो शो कॉज नोटिस तफसीली जारी हुआ वो भी 4-1 का फैसला था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने डिसएग्री किया शो कॉज नोटिस जारी करने से और कहा कि वो अपनी इसकी अलहदा वजूहात हैं वो जारी करेंगी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है ये जब फुल कोर्ट ने इसकी समाअत की तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी दोनों उन जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को गैर आइनी करार दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन उस कमेटी का रुकन भी हैं, वही कानून जिसको उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपनी दरख्वास्तों की समाअत के हवाले से उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून का हवाला देकर वो जल्द अपनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं। तो ये तो एक ये बात है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये भी एक सवाल कानूनी तौर पर उठता है कि जुडिशल प्रोप्राइटी जो है वो क्या डिमांड करती है कि क्या वो जज जिसके फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनी जानी है, क्या वो बेंच की तश्कील के अंदर उनका भी अमल दखल होना चाहिए, या जुडिशल प्रोप्राइटी जो है वो कुछ और डिमांड करती है इस हवाले से। एनीवेज ये तमाम वो कानूनी सवालात हैं जिनको सामने आएगी। मगर सिंह साहब एक बात जो हुई वो ये कि जब ज़ाहिर है आप बहुत करीब से कवर करते हैं, एक ज़माना ही आ गया था जैसे बंदियाल के टाइम पर कि केस जब पटिशन आती थी तो जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं आप समेत वो प्रिडिक्ट कर देते थे कि ये बेंच बनेगा, हम ख्याल होगा, और फिर फैसला भी प्रिडिक्ट कर देते थे कि ये फैसला आएगा। अब कम से कम ये हो रहा था कि क्या बेंचेस बनेंगे ये नहीं प्रिडिक्ट हो पा रहा पिछले काफ़ी टाइम से, फैसला क्या आएगा वो नहीं प्रिडिक्ट हो पा रहा, इन बेंचेस का भी इन पर एतराज़ हो रहा है, उस पर भी नहीं पता कि क्या फैसला आएगा। उसके बावजूद इख्तिलाफ क्या जो माजी से चलता आ रहा है उसी का तसलसल है, या फिर चीफ जस्टिस किसी भी तरीके से इसको कोशिश नहीं कर रहे हैं ख़त्म करने की? देखिए मेरे ख्याल में कि इख्तिलाफ राय तो है, और ये बात बड़ी आया है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा भी आपको याद होगा कि जब तवातुर से केसेस जो हैं वो लगा करते थे और उसके अंदर सीनियर मोस्ट जजेस जो थे उनको कुडे लाइन लगाया हुआ होता था। ना सिर्फ ये बल्कि ना सिर्फ बेंचेस के अंदर जूनियर जजेस उनके साथ होते थे, बल्कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, जिस जुडिशल कमीशन के जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मेंबर होते थे वो उसके बरखिलाफ फैसले करते रहे। एनीवेज ये हकीकत है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। और लेकिन एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी अब जजेस कमेटी के फैसले हो रहे हैं, अब ये एतराज़ात इनके अपनी जगह बजा होंगे और इन एतराज़ात के ऊपर, लेकिन एक बात तस्लीम करते हैं कि जुडिशल कमेटी की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो सीनियर जजेस के हवाले से अपनी राय लेंगे, उनकी राय लेंगे, और फिर उसके बाद अगर कोई नहीं बैठना चाहेगा तो उससे सीनियर मोस्ट जज को बना दिया जाएगा। अब इसी इंट्रा कोर्ट अपील की बात ले
लीजिए जिस जो जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, उसके खिलाफ जो है वो अपील का बेंच बनाने के लिए भी जस्टिस एजाजुल हसन की तजवीज़ जो है वो सीनियरिटी के ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें अगर हम तरतीब देखें तो सरदार तारिक मसूद जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं, और फिर उसके बाद वो 5 जज साहिबान जिन्होंने फैसला दिया था वो इसमें नहीं हैं, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन से सीनियरिटी लिस्ट शुरू होती है और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ती है। अब उसमें ये है कि 2 जज साहिबान हैं, जैसे शाहिद वहीद और शायद एक और जज साहब हैं जो शायद जैसे हसन मिनल्ला, वो इस बेंच में शामिल नहीं हैं। तो ये जो है वो चीज़ जो है वो जाहिर है कि जैसे एजाजुल हसन ने ये ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि ये किन किन जजेस से और मशवरा किया गया और उन्होंने क्या कहा वो उनको फराहम नहीं किया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल आया है कि एक इख्तलाफी नुक्ता नज़र उनका बेंचेस की तश्कील के हवाले से है, और वो दोनों इंट्रा कोर्ट अपील का वो बेंच जिसको जो फैसला उनका है उसके ऊपर वो बेंच बनाना चाहते हैं, और जैसे मुजाहिर अली अकबर नकवी जिनके हक़ के अंदर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फैसला किया उसमें भी वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अब जो अगर जैसे मुजाहिर नकवी का बेंच देखा जाए तो उसके अंदर सीनियर जज साहिबान हैं, बहुत सारे जज साहिबान, क्योंकि आपको पता है कि उसमें ऑडियो लीक्स का मामला, उनमें जस्टिस मुनीब भी हैं, जस्टिस एजाजुल हसन भी हैं, फिर वो बेंच बना था, और फिर उसके बाद जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल वो बेंच है जो कि 3 रुकनी बेंच बनेगा, और इस बात पर वो तस्लीम करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने एतराज़ात जो हैं वो इस हवाले से सामने रखे हैं, और हम तवक्को करते हैं कि इनके एतराज़ात का ड्यूली जो है जवाब हम आइंदा देखेंगे कि भी आखिर क्या हुआ जजिस कमेटी के अंदर। बहुत शुक्रिया, कमशी के साहब ने थोड़ा सा सलाह बताया था कि बड़ा मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।